हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने बात की थी RBSE क्लास 10th की जो साइंस है उसके फर्स्ट चैप्टर के बारे में, उसके प्रश्नोत्तरों के बारे में उस वीडियो में हमने बात की थी। आशा करता हूँ आप लोगों को वह वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों की हेल्प भी उस वीडियो ने की होगी। आज हम RBSE क्लास 10th साइंस का जो थर्ड चैप्टर है आनुवंशिकी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आनुवंशिकी जेनेटिक्स, इस चैप्टर के प्रश्नोत्तरों के बारे में आज हम बात करेंगे। प्रश्नोत्तरों के बारे में बात करने से पहले आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और उनको बता दीजिए कि इस चैनल पर क्लास 10th का सॉल्यूशन भी आप लोगों को मिलने लग गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तरों के बारे में हम बात करेंगे, जिनमें सबसे पहला प्रकार जो होगा प्रश्नों का, बहुचयनात्मक प्रश्न होंगे। इन बहुचयनात्मक प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न देखिए, आप लोग दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, जेनेटिक्स शब्द किसने दिया? मेंडल ने, बेटसन ने, मॉर्गन ने और पुनेट ने। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। अब यहाँ पर देखिए जेनेटिक्स शब्द जो था वो दिया किसने था, उसके बारे में बात पूछ रहा है और उसी के जेनेटिक्स शब्द देने वाले साइंटिस्ट का नाम पूछा जा रहा है। देखिए, जेनेटिक्स के जनक जो हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स, वो तो ग्रेगर जोहन मेंडल है। तो उस हिसाब से आप इसको मेंडल नहीं करिएगा। क्यों? क्योंकि जेनेटिक्स शब्द मेंडल ने नहीं दिया था, जेनेटिक्स शब्द दिया था बेटसन ने। जेनेटिक्स शब्द देने की बात करें तो जेनेटिक्स शब्द दिया किसने है? बेटसन ने दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख वाला ऑप्शन, बेटसन। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। दूसरा प्रश्न देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किए? ऑप्शन है मीठा मटर, जंगली मटर, उद्यान मटर, उपरोक्त सभी। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। मीठा मटर, जंगली मटर, उद्यान मटर, उपरोक्त सभी। तो आप लोगों ने जब मेंडल का प्रयोग पढ़ा होगा तो बार बार सुना होगा और उसमें देखा होगा चैप्टर में कि उद्यान मटर नाम आता है। तो मेंडल ने जो अपने प्रयोग किए थे किस पर किए थे? उद्यान मटर पर ही किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं के अध्ययन की शाखा को कहते हैं, क्या कहते हैं? आनुवंशिकी, जियोलॉजी, वानिकी, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर हमें आंसर देखना है कि इसमें आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं के अध्ययन की शाखा को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आनुवंशिकी। आनुवंशिकता और विभिन्नता के अध्ययन की जो शाखा है वो कहलाती है आनुवंशिकी, यानी जेनेटिक्स जो है वो कहलाती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। अगला प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने, देखिए, मटर की फली को हरा रंग कैसा लक्षण है? यहाँ को नहीं रहेगा, का ही रहेगा। मटर की फली का जो हरा रंग है वो कैसा लक्षण है? प्रभावी, अप्रभावी, अपूर्ण प्रभावी और सह प्रभावी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा क वाला। भाई, हरा रंग प्रभावी लक्षण है। अप्रभावी लक्षण की बात करें तो अप्रभावी लक्षण तो सफेद था, आप लोगों ने पढ़ा होगा वहां पर। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रभावी। चौथे में क सही हो जाएगा। मटर की फली का जो हरा रंग है कैसा लक्षण है? प्रभावी लक्षण है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। सामान्यतया
किसी जीन के कितने युग्म विकल्पी होते हैं। भाई कोई जीन है, उसके युग्म विकल्पियों की संख्या अगर पूछे तो कितने युग्म विकल्पी होते हैं, इस बात का हमें पता करना है। तो चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन 4, 3, 2, 1। इसका सही आंसर जो है आप लोगों को पता होगा कि सामान्यतः जो कोई भी जीन होते हैं तो उसके 2 युग्म विकल्पी होते हैं। कितने युग्म विकल्पी होते हैं? 2 युग्म विकल्पी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ग। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि मेंडल ने कितने विपर्यासी लक्षणों के युग्म अपने प्रयोगों के लिए चुने। कितने विपर्यासी लक्षण अपने प्रयोगों के लिए मेंडल ने चुने थे? 34, 2, 12, 7। तो आप लोगों ने जब मेंडल का नियम समझा था, पढ़ा होगा, तो वहां पे आप लोगों को पता होगा कि उसने 7 विपर्यासी लक्षणों को चुना था। कौन कौन से लक्षण थे वो आप लोगों ने वहां पर देखिए, जैसे फली का रंग था, फली का प्रकार था, बोनापन, लंबापन पौधे का, ये सब आप लोगों ने वहां पे देखे होंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 7वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। 7वें प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, जब F1 पीढ़ी का संकरण किसी एक जनक से कराया जाता है तो उसे कहते हैं। भाई F1 पीढ़ी का संकरण हम किसी भी जनक से करवाएं तो उसे हम क्या कहेंगे, इसकी परिभाषा हमें जाननी है। तो व्युत्क्रम क्रॉस पहला ऑप्शन, दूसरा टेस्ट क्रॉस, तीसरा संकर पूर्वज क्रॉस और चौथा उपरोक्त सभी। तो 7वें में आप लोगों ने देखा होगा जब F1 पीढ़ी का संकरण एक जनक से करवाया जाता है किसी अन्य जनक से तो उसे हम संकर पूर्वज संकरण या संकर पूर्वज क्रॉस कहते हैं। तो सही आंसर आप लोगों के लिए क्या रह जाएगा? ग वाला, संकर पूर्वज क्रॉस। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा 8वां। देखिए 8वां प्रश्न क्या कहता है। 8वें प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न है संकरण कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी से प्राप्त संतति का अनुपात होगा। अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्रॉस करवाया जाता है, मतलब ये तो क्या है, लंबे, और ये क्या है, बोने। ये अप्रभावी लंबे हैं, ये प्रभावी बोने हैं। अगर इनका संकरण हम करवाते हैं तो जो संतति प्राप्त होगी उस संतति का अनुपात पूछ रहा है। तो उस संतति का अनुपात हमें प्राप्त होगा 1:1 अगर इस स्थिति में संकरण करवाया जाता है। क्योंकि जैसे हमने मानव में देखा होगा, फीमेल के XX गुणसूत्र और मेल के XY गुणसूत्र, और जब इनका क्रॉस करवाया जाता है तो 50-50% लक्षण आते हैं और 50-50% ही किसकी प्रायिकता रहती है, संतान की। 50% मेल संतान की, 50% फीमेल संतान की। तो यहाँ पर इन दोनों को अपन अगर काटते हैं तो अपने पास में अनुपात क्या आता है, अनुपात आता है हमारे पास में 1:1। तो वो वाली स्थिति यहाँ पर रहेगी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमें ख प्राप्त होगा 1:1। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 9वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। 9वें प्रश्न की बात करते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस विपर्यासी लक्षण को नहीं चुना था। यानी जो 7 लक्षण थे उसमें से 3 आपको यहाँ दिए हुए हैं और 1 नहीं होगा। तो देखते हैं कौन कौन से चुने थे। पहला जड़ का रंग, दूसरा पुष्प का रंग, तीसरा बीज का रंग और चौथा फली का रंग। तो आप लोगों को पता होगा कि मेंडल ने पुष्प का रंग लिया था, बीज का रंग भी लिया था और फली का रंग भी लिया था, लेकिन जड़ का रंग उन्होंने लिया ही नहीं था। तो ये ऑप्शन जो है ये नहीं चुना है, यानी ये सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे क्या हो जाएगा, क वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। भाई मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए पुष्प, बीज और फली इन तीनों के रंग की तो बात की थी, लेकिन जड़ के रंग की बात नहीं की थी। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि एक संकर संकरण की F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं।
एक संकर संकरण जो होता है उसकी F2PD है, उस F2PD में कितने प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं इसके बारे में पूछ रहा है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि 3 प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं उनके बारे में आप लोगों ने चैप्टर में देख लिया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपके ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। आगे चलते हैं, अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। बात करते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के बारे में। 11वां प्रश्न आप लोगों के सामने है, आनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल, या शॉर्ट में मेंडल बोल देते हैं, लेकिन आप लोगों को पूरा नाम याद रखना है कि आनुवंशिकी के जो जनक हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल कहलाते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 12वां प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न 12 कि मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे? उत्तर, मेंडल ने अपने प्रयोग उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम जो है, साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटाइवम है, और इस पाइसम सेटाइवम पर मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। 13वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? अभी बार बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जब हम देख रहे थे तो वहां पे प्रभावी आ रहा था। तो अब देखते हैं अपन कि प्रभावी लक्षण क्या होते हैं। आंसर देखते हैं इसका कि वह लक्षण जो F1PD में अपनी अभिव्यक्ति दर्शाता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। यानी किन्हीं 2 जनकों में क्रॉस हुआ और क्रॉस के बाद में जो F1PD बनेगी और इस F1PD में जो लक्षण अभिव्यक्त होंगे, प्रदर्शित होंगे या दिखाई देंगे, उन्हें ही हम क्या कह देंगे? प्रभावी लक्षण कह देंगे। ठीक है, बात करते हैं 14वें क्वेश्चन की। देखिए 14वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा कि आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण क्या कहलाता है? इसमें आंसर आप लोगों को मिल गया, प्रश्न पूछ रहा है ना, परिभाषा दी हुई है कि आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण क्या कहलाता है? तो आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण वंशागति या हेरिडिटी कहलाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, इसके स्टार लगा के आपको करना है, यहाँ से प्रश्न पूछने की पूरी संभावना है। छोटा प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है उसमें ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और अच्छा प्रश्न है, हेरिडिटी क्या है, वंशागति क्या है? तो आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण ही क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 15वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, देखिए मेंडल के नियमों की पुनर्खोज किसने की? भाई जैसे ही मेंडल के नियम प्रतिपादित किए गए थे उसके कई वर्षों बाद 3 वैज्ञानिक आए थे, कार्ल कोरेंस, एरिक वॉन शेरमेक और ह्यूगो डिवरीज। इन्होंने मेंडल के नियमों की पुनर्खोज की थी। कार्ल कोरेंस, एरिक वॉन शेरमेक और ह्यूगो डिवरीज, ये 3 साइंटिस्ट थे और इन्होंने मेंडल के नियमों की पुनर्खोज की थी। अगला प्रश्न देखिए, 16वां प्रश्न आप लोगों ने देख रहे होंगे, मेंडल का पूरा नाम क्या है? अभी पिछले प्रश्न में भी आया था नाम, तब मैंने कहा था भाई आपको पूरा नाम याद रखना है, तो पूरा नाम ही याद रखेंगे। मेंडल का पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। देखिए ग्रेगर जोहन मेंडल, जॉन की जगह आप जोहन भी लिख सकते हो, क्योंकि जब इंग्लिश का वर्ड देखते हैं तो उसमें है भी दिख रहा है। तो जोहन, ग्रेगर जोहन मेंडल, मेंडल का पूरा नाम है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 17वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, देखिए क्या कहता है 17वां प्रश्न कि मेंडल द्वारा प्रतिपादित नियमों के नाम लिखिए। मेंडल ने कौन कौन से नियमों का प्रतिपादन किया था? आपको पता होगा कि मेंडल ने 3 नियमों का प्रतिपादन किया था और वो तीनों नियम यहाँ पे दिए हुए हैं। देखिए पहला नियम है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। यानी इस प्रकार मेंडल ने कितने नियम दिए? 3 नियम दिए और तीनों नियमों के नाम आप लोगों के सामने दिए हुए हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 18वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा,
कि परीक्षण संकरण किसे कहते हैं। परीक्षण संकरण की परिभाषा इस प्रश्न में आप लोगों से पूछी जा रही है। आंसर देखिए, वह क्रॉस जिसमें F1PD का संकरण अप्रभावी लक्षण प्रारूप वाले जनक के साथ किया जाता है परीक्षण संकरण कहलाता है। यानी ऐसा क्रॉस या ऐसा संकरण जिसमें F1PD का जो संकरण होता है अप्रभावी लक्षण के जो प्रारूप वाला जनक है उसके साथ करवाया जाता है। अगर ऐसा करवाने से कोई संतति प्राप्त होती है तो उसे हम या उस संकरण को हम क्या कहते हैं, परीक्षण संकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट 19वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये दिया हुआ है। देखिए 19वां प्रश्न है कि बाह्य संकरण से क्या समझते हैं। कुल मिला के बाह्य संकरण की परिभाषा आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, देखिए बाह्य संकरण में F1PD के पादप कैपिटल टी स्मॉल टी का संकरण अपने प्रभावी जनक जो होते हैं कैपिटल टी से करवाया जाता है। अप्रभावी जनक की बात करें तो अप्रभावी जनक होते हैं स्मॉल टी। ठीक है, तो इस संकरण से प्राप्त संतति में सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं, जिनमें 50% तो समयुग्मजी होते हैं और 50% विषम युग्मजी होते हैं। समयुग्मजी का मतलब कैपिटल टी और विषम युग्मजी का मतलब स्मॉल टी। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा था पूछ ये रहा है कि बाह्य संकरण किसे कहेंगे। तो बाह्य संकरण में F1PD के पादप जो होते हैं जैसे ही संकरण करते हैं प्रभावी जनक से, तो जो संतति प्राप्त होती है उनमें सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं, जिनमें से 50% तो कितने होते हैं, समयुग्मजी कैपिटल टी होते हैं और 50% विषम युग्मजी होते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। तो देखिए सभी पौधे कैसे प्राप्त हो रहे हैं, लंबे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सभी पौधे लंबे प्राप्त हो रहे हैं, तो ये तो प्रभावी लंबे होते हैं, ये अप्रभावी लंबे होते हैं। ठीक है, बात करते हैं 20वें प्रश्न की। 20वां प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने कि मेंडल के किस नियम को एक संकर संकरण से नहीं समझाया जा सकता। मेंडल ने 3 नियम दिए थे, उनमें से ऐसा कौन सा नियम है जिसको एक संकर संकरण से नहीं समझाया जा सकता। तो उसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो ये नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का, इसको हम एक संकर संकरण से नहीं समझा सकते। ठीक है, तो इस प्रकार शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आप लोगों के कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्नों की। लघुत्तरात्मक प्रश्न में 21वां प्रश्न है कि लक्षण प्ररूप व जीन प्ररूप में अंतर लिखिए। इस प्रश्न के अंतर्गत लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप में अंतर पूछा गया है। तो यहाँ सारणी बना के हम दोनों को देखेंगे। इधर लिखा हुआ है लक्षण प्ररूप, इधर लिखा हुआ है जीन प्ररूप, दोनों को एक साथ देखते हैं। लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप, देखिए नंबर 1 पर देखते हैं कि किसी सजीव की बाह्य प्रतीति एक्सटर्नल अपीयरेंस जो होती है उसको लक्षण प्ररूप कहते हैं। सजीव की आनुवंशिकीय रचना जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसको जीन प्ररूप कहते हैं। लक्षण प्ररूप में क्या हुआ कि किसी सजीव की बाह्य प्रतीति जो होती है उसको लक्षण प्ररूप कहते हैं। यानी कोई जीव है वो बाहर से कैसा दिख रहा है वो क्या कहलाता है, उसका लक्षण प्ररूप कहलाता है। और जीन प्ररूप कहलाता है कि जो सजीव है उनकी आनुवंशिकीय रचना कैसी है वो उनकी कहलाती है जीन प्ररूप कहलाती है। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण के लिए लंबे पौधे समयुग्मजी, जैसे लंबे पौधे समयुग्मजी, लंबे के लिए कैपिटल टी का यूज करते हैं और समयुग्मजी का मतलब हो गया दोनों समान। तो दोनों समान कब होंगे, जब कैपिटल टी होंगे। विषम युग्मजी का मतलब है दोनों युग्मज जो होंगे, युग्मक वो अलग अलग होंगे। अब लंबे पौधे, लंबे के लिए टी और विषम युग्मजी के लिए अगर दूसरे को अपन स्मॉल कर देते हैं, स्मॉल टी छोटा टी, तो ये विषम युग्मजी हो जाता है। तो ये तो हो गया समयुग्मजी और ये हो गया विषम युग्मजी। इधर देखिए जीन प्ररूप में शुद्ध या समयुग्मजी लंबा, लंबे के लिए टी का उपयोग करते हैं कैपिटल टी का,
और शुद्ध के लिए मतलब शुद्ध लंबा, शुद्ध समयुग्मजी लंबा, शुद्ध या समयुग्मजी लंबा जिसको हम कहेंगे उसमें दोनों कैपिटल आएंगे, और अशुद्ध या विषम युग्मजी लंबा जो होगा उसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा। इस प्रकार लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 22वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये दिया हुआ है, देखते हैं 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न कह रहा है द्विसंकर संकरण को समझाइए। द्विसंकर संकरण होता क्या है उसके बारे में हमें बताना है, ये प्रश्न पूछ रहा है। डाई हाइब्रिड क्रॉस जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वो क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि वह क्रॉस जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। यानी इसमें एक साथ दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। अगर अपन किसी जीव में एक लक्षण को लेकर उसमें आनुवंशिक गुणों का या वंशागति का अध्ययन करते हैं तो वो एक संकर संकरण होता है। लेकिन यहाँ पे दो दो लक्षणों को एक साथ लेके उनका अध्ययन किया जाता है, उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है, तो वह कहलाती है क्या, द्विसंकर क्रॉस कहलाती है। आगे देखते हैं, मेंडल ने दो युग्मविकल्पी लक्षणों जैसे गोल पीले, गोल के लिए आर कैपिटल आर यूज किया है और पीले के लिए कैपिटल वाई यूज किया है। बीज वाले पादप और झुर्री व हरे, अब झुर्रीदार में तो स्मॉल आर हो गया और हरे के लिए स्मॉल वाई हो गया। तो इस प्रकार देखो कैपिटल आर तो लिया गोल के लिए, स्मॉल आर लिया झुर्रीदार के लिए, कैपिटल वाई लिया पीले के लिए और स्मॉल वाई लिया हरे के लिए। तो इधर देखिए कि मेंडल ने दो युग्मविकल्पी लक्षणों जैसे गोल व पीले बीज वाले पादप और झुर्रीदार व हरे बीज वाले पादप में क्रॉस करवाया, तब F1 पीढ़ी में गोल व पीले बीज वाले पादप उत्पन्न हुए। गोल व पीले बीज वाले कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई बीज वाले पादप उत्पन्न हुए। F1 पीढ़ी को स्वपरागित कराने से उत्पन्न F2 पीढ़ी में 4 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। यानी जब F1 पीढ़ी का फिर से स्वपरागण कराया गया तो F2 पीढ़ी में 4 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। अर्थात F2 पीढ़ी में लक्षणों के 4 प्रकार के संयोजन बनते हैं। 2 संयोजन दोनों जनकों जैसे गोल पीले तथा झुर्रीदार हरे तथा 2 नए संयोजन गोल हरे तथा झुर्रीदार पीले बनते हैं। इस प्रकार द्विसंकर क्रॉस की F2 पीढ़ी के पौधों का लक्षण प्ररूप अनुपात की अगर हम बात करें तो 9:3:3:1 का अनुपात, अर्थात 9 तो गोल व पीले बीज वाले पादप, 3 झुर्रीदार व पीले बीज वाले पादप और 3 गोल व हरे बीज वाले पादप, और एक बीज की बात करें अपन, एक पादप की बात करें तो झुर्रीदार व हरे बीज वाला पादप। इस प्रकार ये इनका जो लक्षण प्ररूप है वो हमें प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, द्विसंकर संकरण में अगर लक्षणों की बात करें तो 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है और दोनों लक्षण आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहे हैं। एक लक्षण यहाँ पे गोल पीला लिया था, दूसरा झुर्रीदार हरा लिया था। फिर इनसे प्रथम पीढ़ी प्राप्त की, फिर प्रथम पीढ़ी में स्वपरागण कराया, F2 पीढ़ी प्राप्त हुई और फिर जब उनमें संकरण करवाया गया तो इनका जो F2 पीढ़ी के पौधों का लक्षण प्ररूप अनुपात है वो 9:3:3:1 ये प्राप्त होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 23वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, मेंडल की सफलता के कारण लिखिए। मेंडल ने जो प्रयोग किया था उसमें उनको सफलता कैसे मिली उसका कारण ये पूछ रहा है। तो देखिए मेंडल की सफलता के निम्न कारण हैं, जिनमें पहला कारण है कि मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। दूसरा इसका कारण है सफलता का कि मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों के सभी आंकड़ों का सावधानीपूर्वक सांख्यिकीय विश्लेषण किया। उन्होंने जो आंकड़े प्राप्त हुए उनका सांख्यिकीय विश्लेषण सावधानीपूर्वक किया। आगे देखिए तीसरा देखते हैं, इसमें तीसरा कारण क्या था कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए पादप का चुनाव भी सावधानीपूर्वक किया था। इस प्रकार ये 3 कारण जो हैं उनकी सफलता के आप लोगों के सामने हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के भी नोट कर सकते हैं नोटबुक में, या वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। 24वां प्रश्न कह रहा है
कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना। मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया था उसमें मटर के पौधे का चयन क्यों किया, इसके कुछ कारण हैं, उन कारणों को देखते हैं। देखिए, पहला कारण यहाँ लिखा हुआ कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चयन निम्न कारणों से किया था। कौन कौन से कारण थे, उन कारणों को एक एक करके हम देखेंगे। पहला कारण है कि एक वर्षीय पादप होने के कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। मटर का जो पौधा है कैसा था, एक वर्षीय था, और एक वर्षीय होने के कारण अनेक पीढ़ियों का अध्ययन हम आसानी से कर सकते हैं। दूसरा इसका कारण था कि द्विलिंगी पुष्प बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होने के कारण स्वपरागण के द्वारा समयुग्मजी पादप अथवा शुद्ध वंशक्रम सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। बाइसेक्सुअल होने के कारण सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा समयुग्मजी जो है होमोजाइगस वो पादप और प्योर लाइन शुद्ध वंशक्रम ये प्राप्त किए जा सकते हैं। इस वजह से इन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था। तीसरा कारण हम देखते हैं, विपुंसन विधि द्वारा कृत्रिम परपरागण आसानी से किया जा सकता है। इमस्कुलेशन जो है, विपुंसन जो है, उस विधि द्वारा कृत्रिम परपरागण इसमें आसानी से किया जा सकता है, इसलिए मटर के पौधे का चयन किया था। अगला देखते हैं चौथा, कि मटर के पौधे में विभिन्न लक्षणों के वैकल्पिक लक्षण मिलते हैं, जैसे लंबे बोने, गोल झुर्रीदार बीज आदि। यानी एक पौधे में ही बहुत सारे वैकल्पिक विभिन्न लक्षण यहाँ मिल रहे हैं, लंबा, बोना, गोल, झुर्रीदार बीज। तो इस वजह से मेंडल ने इन्होंने मटर का जो पौधा था उसका चयन अपने प्रयोग के लिए किया था। एक बार इनको फिर से रिवाइज कर सकते हैं आप लोग। चारों जो कैरेक्टर हैं, चारों कारण हैं इनके, इन कारणों को आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 25वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। 25वें प्रश्न में क्या है, मेंडल का संक्षिप्त जीवन परिचय पूछा जा रहा है। तो मेंडल का परिचय वैसे आप इसको एक दो बार पढ़ोगे तो अच्छी तरह याद हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं बता देता हूं कि मेंडल का जीवन परिचय क्या है। कि मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822, ये जन्म ध्यान रखना है आप लोगों को, 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के एक कृषक परिवार में हेंजनडोर्फ प्रांत के सिलिसियन गांव में हुआ था। ऑस्ट्रिया में हुआ, कृषक परिवार में हुआ, हेंजनडोर्फ प्रांत था और सिलिसियन गांव था। ये चार बिंदु तो ये हैं, और एक इनका ये 22 जुलाई 1822 को जन्म हुआ था, ये ध्यान रखना है। स्कूली शिक्षा व दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने के बाद 1843 में ऑस्ट्रिया का जो ब्रून शहर था उसमें पादरी बने तथा उन्हें ग्रेगर की उपाधि दी गई। यहीं पे इनको ग्रेगर की उपाधि मिली। वियना विश्वविद्यालय में विज्ञान व गणित का अध्ययन करने के बाद फिर से वहीं आकर विज्ञान विषय के शिक्षक बने। सन 1856 से 1863 तक चर्च के उद्यान में मटर के पौधों पर कार्य किया तथा 1865 में निष्कर्षों को ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष प्रस्तुत किया। इन्होंने अपने निष्कर्षों के आधार पर आनुवंशिकी नियमों को बताया। इसे ही आज मेंडलवाद कहते हैं। 1866 में इन प्रयोगों को सोसाइटी की वार्षिकी में पादप संकरण का प्रयोग नामक शीर्षक क्या था, पादप संकरण का प्रयोग नामक शीर्षक से प्रकाशित किया गया और 6 जनवरी 1884 में इनकी मृत्यु हो गई। ये भी ध्यान रखने योग्य बात है कि 6 जनवरी 1884 को इनकी मृत्यु हो गई थी। सन 1900 में ह्यूगो डिब्रीज, कार्ल कॉरेंस जर्मनी के थे, शेरमेक ऑस्ट्रिया के थे। इनके द्वारा पृथक से स्वतंत्र रूप से कार्यों का निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया और ये तीनों उसी निष्कर्ष पर पहुंचे जो मेंडल ने सन 1865 में प्रस्तुत कर दिया था। इसके पश्चात मेंडल के कार्यों को महत्व प्राप्त हुआ। यानी मेंडलवाद की पुनर्खोज के बारे में अगर बात करें तो मेंडल के नियमों की पुनर्खोज या मेंडलवाद की पुनर्खोज कब की गई, सन 1900 में। किस ने की, ह्यूगो डिब्रीज, कार्ल कॉरेंस और इरिक वॉन शेरमेक। ये शेरमेक जो है इनका पूरा नाम है इरिक वॉन शेरमेक। इन्होंने ही भी वही बात बताई जो मेंडल ने 1865 में संकरण के दौरान उद्यान मटर पर जो प्रयोग करके बातें बताई, वही बातें बताई थी। इस प्रकार आप 25वें प्रश्न में जो मेंडल का संक्षिप्त जीवन परिचय पूछा गया है उसका आंसर लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर के भी लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 26वां। यह रहा आप लोगों के सामने। 26वां प्रश्न कह रहा है कि मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए। मेंडल का जो प्रभाविता का नियम है वो क्या कहता है उसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो देखिए, प्रभाविता के नियम के बारे में क्या कहा गया है कि जब दो शुद्ध गुण कौन कौन से, लंबा और बोना,
शुद्ध गुणों का संकरण होता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण, प्रभावी कौन सा होगा, लंबा होगा, प्रकट होता है। वह अप्रभावी गुण बौनापन जो है वो अभिव्यक्त नहीं होता है, इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। लंबापन प्रभावी गुण है, बौनापन अप्रभावी गुण है, नीचे चित्र में दिखाया गया है। देखिए परिभाषा कैसे लिखेंगे, या प्रभाविता का नियम जो है वो क्या कहता है कि जब दो गुणों शुद्ध गुणों का संकरण होता है, एक और दो दोनों कैसे गुण हैं, शुद्ध गुण है, जब दोनों शुद्ध गुणों का संकरण होगा तो F1 पीढ़ी जो होगी, अभी नीचे देखो ये डायग्राम दिया हुआ है आरेख, इसमें मैं समझाऊंगा आपको, लेकिन यहाँ पहले परिभाषा देख लो। जब इनका संकरण होता है तो प्रथम यानी F1 पीढ़ी जो होती है उसमें प्रभावी गुण प्रकट होता है, यानी लंबा प्रकट होता है, और बौनापन का जो गुण है वो प्रकट नहीं होगा, और इसे ही क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब इधर नीचे दिया हुआ है कि प्रभावी गुण की बात करें तो प्रभावी कौन सा होगा, लंबापन, और अप्रभावी कौन सा होगा, बौनापन। अब देखिए नीचे जो आरेख दिया हुआ है उसको, इधर देखो लंबे पौधे शुद्ध और बौने पौधे शुद्ध, दोनों ही शुद्ध हैं। शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे जब हम लेकर उनमें संकरण कराते हैं तो देखो शुद्ध लंबे के लिए तो कैपिटल टी सिंबल लेते हैं, और शुद्ध बौने के लिए स्मॉल टी सिंबल लेते हैं। अब जब इन दोनों में क्रॉस करवाया, क्रॉस करवाने के बाद में देखो दोनों युग्मक, इसका युग्मक ये हो गया, इसका युग्मक ये हो गया, दोनों युग्मकों में संकरण हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये युग्मनज बनता है जो F1 पीढ़ी में दिखाई देता है, और कैपिटल टी स्मॉल टी का मतलब हो गया लंबा। अब ये शुद्ध लंबा तो नहीं है लेकिन अशुद्ध लंबा है, लेकिन लक्षण प्रभावी कौन सा हुआ, लंबापन का। तो यहाँ रिजल्ट ये निकला है कि F1 पीढ़ी के सभी पौधे 100% लंबे प्राप्त होते हैं। यहाँ रिजल्ट क्या निकला आप यहाँ देख रहे हैं नीचे कि यहाँ F1 पीढ़ी में सभी पौधे 100% लंबे प्राप्त होते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये लक्षण कौन सा दिखा रहा है, लक्षण दिखा रहा है लंबापन का, और यही F1 पीढ़ी में प्रभावी होता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 27वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। प्रश्न कुछ ऐसे पूछ रहा है, प्रश्न कह रहा है कि मेंडल के आनुवंशिकता नियमों का महत्व लिखिए। ये मेंडल के जो आनुवंशिकता के नियम थे तीनों, उन नियमों का महत्व के बारे में पूछना चाह रहा है। तो मेंडल के नियमों का महत्व निम्नलिखित है। क्या क्या महत्व है मेंडल के नियमों का, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए मेंडल के नियमों का महत्व निम्नलिखित है। पहला महत्व है कि मेंडल के नियमों की सहायता से उन्नत व संकर प्रजातियों को उत्पन्न किया जा सकता है या किया जाता है। दूसरा है इन प्रजातियों में अधिक उत्पादन, अधिक अनुकूलनता और रोधक क्षमता आदि गुण पाए जाते हैं। प्रजनन विज्ञान में मेंडल के नियमों का बड़ा योगदान है। असाध्य रोगों की पहचान करने व उपचार में सहायक है। मेंडल के कार्यों में से जैव तकनीक और जैव अभियांत्रिकी को भी बल मिला है। सुजननिकी में मानव व अन्य जीवों में जीवन स्तर, गुणवत्ता व श्रेष्ठ जर्मप्लाज्म संरक्षण को बढ़ावा देने में मेंडल के नियम उपयोगी हैं। सजीवों में प्रभाविता के लक्षण का पाया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनेक हानिकारक एवं घातक जीन अप्रभावी होने के कारण प्रभावी जीन की उपस्थिति में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। इस प्रकार हम देख सकते हैं इसके जो कैरेक्टर दिखाए गए हैं यहाँ पर, वो आप लोगों ने इसका महत्व जो है मेंडल के नियमों का वो देख लिया है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूं मेंडल के नियमों का जो महत्व है उसको, कि मेंडल के नियमों का जो महत्व है वो क्या है। पहला है कि मेंडल के नियमों की सहायता से उन्नत व संकर प्रजातियों को उत्पन्न किया जा सकता है। दूसरा है कि इन प्रजातियों में अधिक उत्पादन, अधिक अनुकूलन और रोधक क्षमता होती है, ये सब अधिक होते हैं। प्रजनन विज्ञान में मेंडल के नियमों का बड़ा योगदान है, प्रजनन विज्ञान में भी इनका उपयोग है। असाध्य रोग जो होते हैं उनकी पहचान करने और उपचार में इनकी सहायता ली जाती है। मेंडल के कार्यों से जैव तकनीक और जैव अभियांत्रिकी में भी बल मिला है। सुजननिकी में मानव और जीवों के जो जीवन स्तर है उनकी गुणवत्ता जर्मप्लाज्म को देखने में भी उपयोगी है। सजीवों में प्रभाविता के लक्षण का पाया जाना भी मेंडल के नियमों के आधार पर ही बताया जा सकता है, क्योंकि अनेक हानिकारक घातक जीन होते हैं वो अप्रभावी होने के कारण प्रभावी जीन की उपस्थिति को अपने आप की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार ये जो महत्व है मेंडल के नियमों का आप लोगों ने देखा और आपने
नोट भी कर लिया होगा, समझ में भी आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 28वां प्रश्न है कि मेंडल के पृथक्करण के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। मेंडल का जो पृथक्करण का नियम है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, इसको आप लोगों को समझाना है, पृथक्करण के नियम को। तो देखिए पृथक्करण का नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार जब दो विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध नस्ल के एक ही जाति के दो पौधों या जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनकी F1 पीढ़ी में संकर पौधे प्राप्त होते हैं और सिर्फ प्रभावी लक्षण को ही प्रकट करते हैं, किंतु इनकी दूसरी पीढ़ी जो F2 पीढ़ी होती है, F2 पीढ़ी के पौधों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात 1:2:1 में पृथक्करण हो जाता है, क्योंकि प्रथम पीढ़ी के साथ साथ रहने पर भी गुणों का आपस में मिश्रण नहीं होता है और युग्मक निर्माण के समय गुण पृथक हो जाते हैं और युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। यह नियम एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। यहाँ आप लोगों ने मेंडल के पृथक्करण का जो नियम है उसको आप लोगों ने समझा कि इसी नियम के अनुसार जब दो विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध नस्ल के एक ही जाति के दो युग्मकों या जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में संकर पौधे प्राप्त होते हैं और सिर्फ प्रभावी लक्षण वहां पर प्रकट होते हैं। लेकिन F2 पीढ़ी की बात करें तो वहां पर पौधे में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक अनुपात प्राप्त होता है, 1:2:1, क्योंकि प्रथम पीढ़ी के साथ साथ रहने पर भी गुणों का आपस में क्या हो जाता है, मिश्रण नहीं होता है और युग्मक निर्माण के समय गुण पृथक हो जाते हैं। गुण जो होते हैं उनका मिश्रण नहीं होता, इसलिए निर्माण के समय ये गुण पृथक हो जाते हैं और युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है और युग्मकों की शुद्धता बनी रहने के कारण ही इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहते हैं और यह नियम एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित होता है। इस शुद्धता के नियम को निम्न प्रकार से समझा सकते हैं। जब दो पौधों को या दो पौधों का क्रॉस कराया T तब F1 के लंबे पौधों में दोनों के जीन उपस्थित थे, परंतु F2 पीढ़ी में यह जीन या लक्षण पृथक होकर पुनः लंबे व बौने पौधे बनाते हैं। अब चित्र में नीचे हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर लंबे T समयुग्मजी और बौने t समयुग्मजी, यानी समयुग्मजी लंबे और समयुग्मजी बौने जनक पेरेंटल पीढ़ी मतलब जनक की बात करें अपन तो इनमें अगर संकरण कराया जाता है तो देखिए संकरण के दौरान समयुग्मजी लंबे से तो T युग्मक ले लिया जाएगा और समयुग्मजी बौने से t युग्मक ले लिया। दोनों का जब संकरण हुआ, संकरण होने पर हमें T F1 पीढ़ी में ये प्राप्त होता है। इसे हम कहते हैं विषम युग्मजी लंबे। भाई समयुग्मजी लंबे तो T हो गया और समयुग्मजी बौने हो गया t। विषम युग्मजी लंबे हो जाएंगे T। इसकी बात करते हैं। अब देखिए जब T यानी समयुग्मजी लंबे और समयुग्मजी बौने में जब संकरण होता है तो प्रथम पीढ़ी में F1 पीढ़ी में विषम युग्मजी लंबे हमें प्राप्त होते हैं। अब इसके देखो नरयुग्मक और मादा युग्मक अपन देखते हैं। विषम युग्मजी लंबे में जब संकरण कराया जाता है दोनों दो जनक होते हैं, एक तो विषम युग्मजी लंबे मादा युग्मक हैं और एक विषम युग्मजी लंबे नर युग्मक हैं। अब देखते हैं कि विषम युग्मजी मादा युग्मक और विषम युग्मजी नर युग्मक जब अपन लेते हैं तो उनमें संकरण कैसे होगा। संकरण की सारणी को हम देखते हैं। यहाँ आप ध्यान रखिएगा, जो जनक है मादा युग्मक भी कैसे हैं, विषम युग्मजी लंबे, और नर युग्मक भी कैसे हैं, विषम युग्मजी लंबे। और इनमें संकरण होने के बाद में जो सारणी बनेगी वो आप लोगों को यहाँ दिखाई जा रही है। अब देखिए इसको समझिए आप लोग कि विषम युग्मजी लंबे मादा युग्मक और विषम युग्मजी लंबे नर युग्मक में जब संकरण होता है तो संकरण की जो सारणी है, देखो यहाँ इधर जो बनाई गई है ये तो क्या है, नर युग्मक है
और ये है मादा युग्मक है, सॉरी ये तो है मादा युग्मक और ये है नर युग्मक। यहाँ से दोनों युग्मक हमने ले लिया, कैपिटल टी यहाँ ले लिया, स्मॉल टी यहाँ ले लिया। यहाँ से मादा युग्मक में से कैपिटल टी ये ले लिया, स्मॉल टी ये ले लिया। ये चारों क्या हो गए, युग्मक हो गए। अब इनका संकरण के लिए हमें ये सारणी बनाते हैं। इस सारणी में देखो जैसे कैपिटल टी जब क्रॉस होगा तो कैपिटल टी लंबे प्राप्त होंगे, दोनों कैपिटल टी प्राप्त होंगे। इधर से नर युग्मक स्मॉल टी, मादा युग्मक कैपिटल टी, जब संकरण होगा तो यहाँ प्राप्त होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी लंबा होगा। तीसरा देखते हैं, नर युग्मक तो लंबा और मादा युग्मक बौना, जब संकरण होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी लंबे प्राप्त होंगे। और इधर देखिए अंत में मादा युग्मक भी बौना और नर युग्मक भी बौना, जब संकरण होगा तो स्मॉल टी यानी बौने प्राप्त होंगे। अब ये जो हमें सारणी में संतति जो दिखाई दे रही है ये कौन सी पीढ़ी है, F2 पीढ़ी में ये दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं हम कि यहाँ पर जो संकरण के दौरान संतति प्राप्त होगी उसमें लंबे का और बौने का, शुद्ध लंबा, शुद्ध बौना, अशुद्ध लंबा, इनका जो अनुपात है वो कैसे प्राप्त होता है उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। ये सारणी आप लोगों को समझ में आ ही गई होगी, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। देखो इधर तो ये दोनों तो क्या हो गए मादा युग्मक और ये दोनों हो गए नर युग्मक, एक मादा एक नर, एक मादा एक नर, फिर इधर एक नर एक मादा, एक नर एक मादा में जब संकरण होगा तो बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है इसमें। और ऐसे सारणी बना के इसको आसानी से समझा जा सकता है, इसलिए ये सारणी बना के इसको समझा जाता है। ठीक है, अब हमें देखना यह है कि जो ये सारणी में हमें F2 पीढ़ी में संतति प्राप्त हुई है, इस संतति में लक्षण प्ररूप अनुपात और जीन प्ररूप अनुपात क्या रहेगा। लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप क्या होता है भाई, लक्षण प्ररूप अनुपात तो जो बाह्य आकारी की होती है, बाह्य लक्षण जो दिखाई देते हैं उनको लक्षण प्ररूप कहते हैं, और अंदर जो जीन प्ररूप दिखेगा, जीनों की जो जीनीय संरचना होगी उसको हम जीन प्ररूप कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं हम कि लक्षण प्ररूप अनुपात जो हो रहा है, तो देखो लक्षणों के आधार पर तो यहाँ पे लंबा दिख रहा है, यहाँ पे लंबा दिख रहा है, यहाँ पे लंबा दिख रहा है, यहाँ पे बौना दिख रहा है, तीनों हमने देखे हैं। तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि 3 लंबे और 1 बौना प्राप्त हो रहा है, 3 लंबे और 1 बौना, मतलब लक्षण प्ररूप अनुपात अगर पूछे तो वो हमें प्राप्त हो जाएगा 3:1। क्या प्राप्त हुआ, 3:1 प्राप्त होता है। अब बात करते हैं जीन प्ररूप अनुपात की। तो भाई जीन प्ररूप अनुपात के आधार पर अगर हम देखते हैं तो इस आधार पर देखिए यहाँ शुद्ध लंबा है, ये अशुद्ध लंबा है, अशुद्ध लंबा है और ये शुद्ध बौना है। इनको हम ऐसे कह सकते हैं कि समयुग्मजी लंबा जिसमें कैपिटल टी, विषम युग्मजी लंबा उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, और समयुग्मजी बौना दोनों स्मॉल टी होंगे। अब सारणी में हम देखेंगे तो हमें सारणी में दिखाई दे रहा है कि कैपिटल टी 1 बार, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बार और स्मॉल टी 1 बार। तो जो समयुग्मजी लंबा है वो पहला, विषम युग्मजी लंबे में 2, ये वाला और ये वाला, और समयुग्मजी बौने में 1। तो हमें जीन प्ररूप का अनुपात क्या प्राप्त हो जाता है, 1:2:1 ये प्राप्त होता है। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि जब देखो सारणी में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ आप समझिए और याद रखने योग्य बात यह है कि जब विषम युग्मजी लंबे, यहाँ दिख रहा है आपको ये मादा युग्मक और ये नर युग्मक, विषम युग्मजी लंबे जनकों में जब संकरण कराया जाता है तो लक्षण प्ररूप तो आप लोगों को प्राप्त होता है 3:1 और जीन प्ररूप प्राप्त होता है आप लोगों को 1:2:1। यहाँ से डायरेक्ट भी आपको छोटा सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि विषम युग्मजी लंबे जनकों के संकरण के दौरान प्राप्त लक्षण प्ररूप लिखिए, तो 3:1 लिख दो। विषम युग्मजी लंबे जनकों के संकरण के दौरान प्राप्त संतति का जीन प्ररूप लिखिए, तो आप लिख दोगे 1:2:1। इस प्रकार ये प्रश्न थोड़ा सा जटिल है, लेकिन ये सारणी अगर आप लोगों को समझ में आ गई, कैसे इसमें संकरण हुआ, कैसे क्रॉस हमने करवाया है, तो आप लोग लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बात करते हैं 29वें प्रश्न की। 29वां प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है।
मेंडलवाद क्या है? स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का विस्तार से वर्णन कीजिए। इसमें दो प्रश्न आप लोगों से पूछे गए हैं। पहला प्रश्न तो है कि मेंडलवाद क्या है, और दूसरा प्रश्न है स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का विस्तार से वर्णन कीजिए। इस प्रश्न के बारे में आप लोगों से पूछ रहा है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। आंसर देखिए, मेंडलवाद क्या है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेंडलवाद के बारे में। मेंडल द्वारा उद्यान मटर पर किए गए प्रयोगों के परिणाम के आधार पर आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया गया, जिन्हें मेंडलवाद भी कहते हैं। यानी मेंडल ने जो उद्यान मटर पर प्रयोग किए, उसके प्रयोगों के परिणाम के आधार पर आनुवंशिकता के जो नियम हैं उनका प्रतिपादन किया, और इसे ही मेंडलवाद भी हम कहते हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या है इसके बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं मेंडल का यह नियम द्विसंकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। इस नियम के अनुसार यदि दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षणों युक्त पादपों का संकरण कराया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात प्रत्येक लक्षण के युग्म विकल्पी केवल पृथक ही नहीं होते, अपितु विभिन्न लक्षणों के युग्म विकल्पी एलील्स जो होते हैं एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं या स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित होते हैं। अतः इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी कहते हैं। ठीक है, ये नियम जो है ये क्या कहता है? ये नियम कहता है कि मेंडल का जो ये नियम है द्विसंकर संकरण के परिणामों पर आधारित हैं, और इस नियम के अनुसार यदि दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षणों का पादपों का संकरण कराया जाता है, लक्षणों युक्त पादपों का संकरण कराया जाता है, तो एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और प्रत्येक लक्षण युग्म विकल्पी में केवल पृथक ही नहीं होते, अपितु विभिन्न लक्षणों के युग्म विकल्पी एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं, स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित होते हैं। इसीलिए इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी कहते हैं। बात करते हैं इसी में आगे और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम का जो आंसर बचा हुआ है उसके बारे में। देखिए, उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो उदाहरण क्या है कि यदि मटर के समयुग्मजी पीले गोलाकार, आपको पता है पीले के लिए Y यूज करते हैं, गोलाकार के लिए R यूज करते हैं, तो कैपिटल YR आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा होगा। समयुग्मजी पीले गोलाकार बीज वाले पौधे का हरे झुर्रीदार स्मॉल y स्मॉल r, हरे स्मॉल y और झुर्रीदार स्मॉल r, इनके बीज वाले पौधों से संकरण कराया जाता है तो F1PD के सभी पौधे पीले गोलाकार येलो राउंडेड कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r वाले प्राप्त होते हैं। F1PD की बात कर रहा है, ये F1PD में ऐसा प्राप्त होता है। F1PD में परस्पर स्वपरागण कराने पर F2PD प्राप्त होती है, और F2PD में जो लक्षण प्ररूप होता है वो 4 प्रकार के अनुपात 9:3:3:1 में प्राप्त होता है। और जीन प्रारूप की बात करें तो जीन प्रारूप जो है वो 9 प्रकार के अनुपात में प्राप्त होता है। कौन कौन से हैं? 1:2:4:1:1:2:1:1:1 इसमें प्राप्त होता है। अब देखिए, जो लक्षण प्ररूप वाला अनुपात आपको प्राप्त हुआ है उसको तो आप याद कर सकते हैं, 9:3:3:1 है। कैसे भी याद आप करना चाहो ट्रिक बना के, 9:3:3:1 या 93:31 कैसे भी आप याद करो, हो जाएगा। ये तो छोटा ही है, लेकिन बात इसकी है कि जो जीन प्ररूप 9 प्रकार का प्राप्त हो रहा है इसको हम कैसे याद करें इतने बड़े को। तो इसके लिए भी मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूं। देखो 12:24:12:12:1, 12:24:12:12:1, 12:24:12:12:1, ये ट्रिक हो जाएगी। आप इनको एक एक को याद करो ऐसे, 12:24:12:12:1 ये अनुपात प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अभी इस अनुपात को अपन और जो संकरण है उसके थ्रू भी देख लेते हैं कि संकरण के दौरान कैसे ये अनुपात हमें प्राप्त होता है।
अब सबसे पहले तो मैं जनकों को दिखा देता हूं। ये जनक आप देख पा रहे होंगे, समयुग्मजी पीले गोलाकार, पीले गोलाकार समयुग्मजी के लिए हम देखो ये कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर इनका यूज कर रहे हैं, और हरे झुर्रीदार के लिए स्मॉल वाई स्मॉल आर ये भी कैसे हैं, समयुग्मजी हरे झुर्रीदार समयुग्मजी पीले गोलाकार। ये कौन सी है, पेरेंटल पीढ़ी है यानी जनक पीढ़ी है। अब इन दोनों में से हम युग्मक लेंगे तो देखिए इसमें से तो आएगा कैपिटल वाई कैपिटल आर और इसमें से आ जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल आर। जब इनमें संकरण होगा, ये दोनों क्या हो गए, युग्मक हो गए, संकरण होगा और संकरण के दौरान जो F1 पीढ़ी प्राप्त होगी, F1 पीढ़ी में देखिए कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैसे प्राप्त हुए, पीले और गोलाकार प्राप्त हुए, लेकिन कैसे, विषम युग्मजी। अब आपको यहां पता चल गया होगा कि पीले गोलाकार और हरे झुर्रीदार जनकों में अगर संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में जो संतति प्राप्त होगी वह कैसी होगी, पीले गोलाकार विषम युग्मजी प्राप्त होगी। अब पीले गोलाकार विषम युग्मजी दो जनकों में जब संकरण कराया जाएगा तो इनमें स्वपरागण कराया जाएगा, तो स्वपरागण के दौरान F2 पीढ़ी प्राप्त होगी, और वो F2 पीढ़ी जो प्राप्त होगी उसको अब हम देखेंगे। यहां तक तो आप समझिए कि कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर पीले गोलाकार विषम युग्मजी का हमने स्वपरागण करवाया। स्वपरागण करवाएंगे तो देखो पहला तो कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर हो जाएगा, दूसरा इस कैपिटल वाई स्मॉल आर हो जाएगा, तीसरा स्मॉल वाई कैपिटल आर हो जाएगा, और चौथा हो जाएगा स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब इन युग्मकों का क्या करेंगे, हम संकरण करेंगे। देखते हैं आगे सारणी से, आप लोग समझिए, बहुत ही अच्छी सारणी है और इस सारणी में से प्रश्न पूछे जाते हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इधर तो लिख दिया ये नर युग्मक हो गया, इधर हो गए ये मादा युग्मक हो गए। पीले गोलाकार विषम युग्मजी जनकों में जब स्वपरागण कराया जाता है तो हमें कैसी संततियां प्राप्त हो रही उनको हम देख रहे हैं। देखो दोनों यहाँ जो लिखा वही यहाँ लिखेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर, यहाँ कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब जब इनमें हम संकरण कराते हैं तो देखिए ये संकरण की स्थिति होती है, कैपिटल वाई ऐसे कैपिटल आर दोनों इधर आ जाओ तो कैपिटल वाई स्मॉल आर प्राप्त हो गया। फिर इधर आ जाओ कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये लिख दिया, दोनों कैपिटल आर हैं, कैपिटल आर लिख दिया। फिर आगे आ जाओ, यहाँ कैपिटल वाई है, यहाँ स्मॉल वाई है, लिख दिया, कैपिटल आर है स्मॉल आर है, लिख दिया कैपिटल आर स्मॉल आर। इस प्रकार अब आपको पूरी सारणी में समझा तो रहा हूं, लेकिन आप लोग खुद भी इसको कर सकते हैं। देखो संकरण यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और आसानी से आपको ध्यान ये रखना है कि इधर का y और इधर का y दोनों को पहले लिखना है, और इधर के r और इधर r पहले लिखना है। दूसरी बात ध्यान ये रखनी है कि कैपिटल को पहले लिखना है हमेशा, ये ध्यान रखना है। संकरण किधर से भी करवाएं, जैसे देखिए यहाँ पे स्मॉल y और कैपिटल R है, और यहाँ पर कैपिटल Y और स्मॉल r है। अब देखो ये जो y लिखा हुआ है पहले कैपिटल लिखा हुआ है, तो कैपिटल वाला क्या होता है, प्रभावी लक्षण होता है, दिखाई वही देता है, तो पहले प्रभावी को लिखेंगे फिर अप्रभावी को लिखेंगे। ऐसे पूरी सारणी जब हम बना लेंगे और सारणी बनाने के बाद में जब हम देखेंगे फिर इसका डिवाइडेशन हम करेंगे। देखो कैसे देखा गया है, आप लोगों को पहले भी बताया गया है कि जब डिवाइडेशन इसमें हो रहा है तो कैपिटल वाई के लिए पीला यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे भी पीला, यहाँ पे भी पीला, यहाँ पे भी पीला, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल वाई अगर ये दिख रहा है तो ये कैसा दिख रहा है, पीला 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 पीला, मतलब लगभग सारे में ही। यहाँ थोड़ा, यहाँ जो देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर यहाँ इसमें कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर, तो यहाँ पर देखिए जो दोनों स्मॉल वाई लिखे हुए हैं ये गलत होगा। यहाँ पर दोनों वाई कैसे होंगे, कैपिटल होंगे, तभी तो यहाँ पे पीला आया है। ठीक है, तो देखो अगर आप लोगों को कैपिटल वाई दिखे तो भी कैसा रहेगा, पीला रहेगा।
कैपिटल वाई और स्मॉल वाई रहे तो भी पीला रहेगा। हाँ, अगर दोनों ही स्मॉल वाई दिखते हैं तब हरा हो जाएगा। अब बता देता हूं गोल और झुर्रीदार की, कि कैपिटल आर दिखे तो भी गोल, कैपिटल आर स्मॉल आर दिखे तो भी गोलाकार, और स्मॉल आर दिख जाए तो आप लोगों को कैसा बताना है, झुर्रीदार बताना है। ठीक है, अब इसको आप समझ गए होंगे और अब मैं नाम बता देता हूं एक एक का, आप लोग समझ गए हैं। पीला गोलाकार, पीला गोलाकार, पीला गोलाकार, पीला गोलाकार, पीला गोलाकार, पीला झुर्रीदार, पीला गोलाकार, पीला गोलाकार, पीला गोलाकार, पीला गोलाकार, हरा गोलाकार, हरा गोलाकार, पीला गोलाकार, पीला गोलाकार, हरा गोलाकार, हरा गोलाकार। अब इनमें से हमको अलग अलग छांटने हैं कि एक जैसे कितने हैं। भाई लक्षण प्ररूप की बात करें तो लक्षण प्ररूप तो ज़्यादा नहीं होगा इसका, क्योंकि देखिए जैसे आप लोगों को मैं बता देता हूँ, पीला गोलाकार 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। पीला गोलाकार के अनुपात की अगर अपन बात करें तो वो हमें प्राप्त हो जाता है 9, ये अनुपात। अब देखो पीला गोलाकार के बाद में हरा गोलाकार। अब हरा गोलाकार देखो, दूसरे पेन से कर देता हूं मैं, हरा गोलाकार 1, हरा गोलाकार 2 और हरा गोलाकार 3। आगे बात करते हैं पीला झुर्रीदार की, तो देखिए पीला झुर्रीदार 1, पीला झुर्रीदार 2 और पीला झुर्रीदार 3, यानी अनुपात में आगे कितना आ जाएगा, इसके अनुपात में आगे 3 आ जाएगा। अब फिर देखिए अपने पास में लास्ट में बचता है, एक ही बचता है, और वो कौन सा है, हरा झुर्रीदार, एक मात्र होता है ये। तो हमें जो अनुपात प्राप्त हुआ है वो अनुपात क्या प्राप्त हो गया, किसका, लक्षण प्ररूप अनुपात आएगा ये आपके फेनोटाइपिक रेशियो जो होता है वो, तो 9:3:3:1। ये कैसे आया आप लोगों को ये मैंने समझा दिया है पूरी सारणी में, और आशा करता हूं आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अब इसका अनुपात जो है, ये लक्षण प्ररूप तो आपने देख लिया, लक्षण प्ररूप अनुपात तो आप लोग समझ चुके। अब जीन प्ररूप अनुपात आप लोगों को मैं बता देता हूं। नीचे यहां पर इसमें दिया हुआ भी है, नीचे देखिए लक्षण प्ररूप अनुपात आप लोगों को ये दिया हुआ है, और इसको देख के आप लोग समझ भी जाओगे कि कैसे। भाई सारणी में मैंने आपको समझा दिया कैसे आया। जैसे पीला गोलाकार 9 मिले थे अपन को, हरा गोलाकार 9, पीला झुर्रीदार हरा गोलाकार 3, पीला झुर्रीदार 3 और हरा झुर्रीदार 1। इस प्रकार आप लोगों को जो अनुपात प्राप्त हुआ है मैंने बताया 9:3:3:1, और यही प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये तो हो गया लक्षण प्ररूप अनुपात। अब बात करते हैं जीन प्ररूप अनुपात की। जीन प्ररूप अनुपात में हमें यह देखना है कि दोनों y भी समान हो और दोनों r भी समान हो। मतलब यहाँ जो y है वो ही y आगे कितनी बार है, यहाँ जो r है वो ही r आगे कितनी बार समान है, उस हिसाब से हमें देखना है। अब इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस रहेगा। देखिए कैसे, कि जैसे जीन प्ररूप अनुपात में जीनोटाइपिक रेशियो जो है उसमें देखिए कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R, इसका एक मात्र है। दूसरे प्रकार के 2 हैं, तीसरे प्रकार के 2 हैं, फिर चौथे प्रकार के 4 हैं, फिर 1 हैं, फिर 2 हैं, फिर 1, फिर 2, फिर 1। तो हमें जो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि जो जीन प्ररूप हमें प्राप्त हुआ है वो कितना है, तो इसको याद करिए। 1, थोड़ा मोटा कर लेता हूं पेन को मैं, देखिए 1:2:4:2:1:2:1:2:1। इस प्रकार आप लोगों को मैंने जो बताई थी ट्रिक, उस ट्रिक के हिसाब से आप इसको याद कर सकते हो। कैसे, 12:24:12:1 कितना है, 12:24:12:1। इस प्रकार से इसको याद कर सकते हो। ऐसे तो आप याद करोगे तो याद होगा नहीं, और ऐसे ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं आगे इसमें क्या दिया हुआ है, कि इस प्रकार इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि बीजों के रंग एवं आकृति की वंशानुगत पीढ़ी एक दूसरे से प्रभावित नहीं होती।
ये लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, इसलिए इसे मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्यों कहा, यह भी आप लोगों के समझ में आ गया कि ये जो लक्षण होते हैं स्वतंत्र रूप से वंशागति करते हैं, एक दूसरे से मैच नहीं खाते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप लोगों का ये 29वां प्रश्न कंप्लीट होता है। इस चैप्टर का 30वां अंतिम क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने ये रहा। प्रश्न में दिया है कि मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों को समझाइए। भाई यहां पर मेंडल की आनुवंशिकता के 3 नियमों के बारे में आप जानते हैं और उन तीनों नियमों को आपको समझाना है। देखिए, जो नियम अपन ने पहले समझ लिए हैं उनको ज़्यादा मैं नहीं समझा पाऊंगा। हाँ, जिसको मैंने पहले नहीं समझाया उसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, मेंडल ने मटर पर कार्य करते हुए वंशागति के सिद्धांतों को बताया, जिन्हें मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों के नाम से जाना जाता है। पहले नंबर पर आता है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, मैं सिर्फ इसकी रीडिंग करूंगा। जब 2 शुद्ध गुणों लंबा व बौना का संकरण होता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण लंबा प्रकट होता है, वह अप्रभावी गुण बौना अभिव्यक्त नहीं होता है। इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। लंबापन प्रभावी गुण है एवं बौनापन अप्रभावी गुण है। चित्र में आगे आपको मैं दिखाता हूं। देखिए, प्रभाविता के नियम के आधार पर शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधा में जब संकरण होता है तो F1 पीढ़ी में लंबे पौधे प्राप्त होते हैं और F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त होते हैं सभी 100% पौधे कैसे प्राप्त होते हैं, लंबे प्राप्त होते हैं। और ये किस नियम के आधार पर कहा गया है, प्रभाविता के नियम के आधार पर। प्रभाविता के नियम का निरूपण यहाँ पर चित्र में किया गया है, जो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है, अब ज़्यादा नहीं बताऊंगा। यहाँ से एक छोटा सा प्रश्न और बन सकता है कि प्रभाविता के नियम के आधार पर जनकों के संकरण से F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त होंगे वो प्राप्त होते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि 100% पौधे कैसे प्राप्त होते हैं, लंबे प्राप्त होते हैं। चलिए बात करते हैं दूसरे नियम की। दूसरा है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इस नियम के अनुसार जब 2 विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध नस्ल के एक ही जाति के 2 पौधों या जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनकी F1 पीढ़ी में संकर पौधे प्राप्त होते हैं और सिर्फ प्रभावी लक्षण को ही प्रकट करते हैं। किंतु इनकी दूसरी पीढ़ी F2 पीढ़ी जो होती है उसके पौधों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात 1:2:1 में पृथक्करण हो जाता है, क्योंकि प्रथम पीढ़ी के साथ साथ रहने पर भी गुणों का आपस में मिश्रण नहीं होता है और युग्मक निर्माण के समय गुण पृथक हो जाते हैं और युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है। इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ प्योरिटी एट गैमेट्स भी कहते हैं। यह नियम एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित हैं। यह नियम आप लोगों ने पहले भी समझ लिया है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिफाइन नहीं करूँगा, सिर्फ बोल के बता दिया है मैंने। ठीक है, आगे देखते हैं। इस शुद्धता के नियम को निम्न प्रकार से समझा सकते हैं। कैसे समझेंगे कि जब 2 पौधों को क्रॉस कराया जाता है, 2 पौधों का क्रॉस कराया जाता है, एक तो कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। जब इनमें क्रॉस होता है तो F1 पीढ़ी के लंबे पौधों में दोनों के जीन उपस्थित थे, परंतु F2 पीढ़ी में ये जीन जो होते हैं या लक्षण जो होते हैं पृथक होकर पुनः लंबे व बौने पौधे बनाते हैं। देखते हैं डायग्राम में, नीचे जो आरेख दिया हुआ है उसमें देखिए,
लंबे समयुग्मजी इनमें से युग्मक लिया कैपिटल टी, बौने समयुग्मजी में से युग्मक लिया स्मॉल टी। दोनों में जब संकरण हुआ, संकरण होने पर हमें F1PD में जो संतति प्राप्त होती है, विषम युग्मजी लंबे पादप प्राप्त होते हैं, जिसको अपन कैपिटल टी स्मॉल टी से व्यक्त करते हैं। अब जब इसमें विषम युग्मजी लंबे पादपों में जब दो नर और मादा युग्मकों में जब संकरण की प्रोसेसिंग होती है तो संतति किस प्रकार निर्मित होती है, इसके बारे में पहले भी आप जान चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, मादा युग्मक, विषम युग्मजी लंबे मादा युग्मक और विषम युग्मजी लंबे नर युग्मक, दोनों में से दोनों के जो युग्मक हैं, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, इधर कैपिटल टी और इधर स्मॉल टी। ऐसा करने के बाद में जब इनमें संकरण कराते हैं तो देखिए कैपिटल टी लंबे, कैपिटल टी भी लंबे, कैपिटल टी स्मॉल टी ये लंबा और स्मॉल टी ये बौना। यानी जब विषम युग्मजी लंबे दो जनकों में संकरण की प्रोसेसिंग होती है तो हमें जो संतति प्राप्त होती है, शुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा और शुद्ध बौना, 3 कैटेगरी के प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर लक्षण प्ररूप की बात करें तो 3 तो कैसे हैं, लंबे हैं और 1 बौना है, तो अनुपात क्या हो जाएगा, 3:1। अगर जीन प्ररूप की बात करते हैं तो जीन प्ररूप आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर जीन प्ररूप प्राप्त हुआ है शुद्ध लंबे, जिसको समयुग्मजी लंबे भी हम कहते हैं, तो 1 प्राप्त हुआ है। विषम युग्मजी लंबे या अशुद्ध लंबे की बात करें तो देखो कैपिटल टी स्मॉल टी 1, कैपिटल टी स्मॉल टी ये 2, दोनों हो गए, तो 1:2। अनुपात बचा क्या अपने पास में, समयुग्मजी बौना बचा है तो 1 लिख दो, तो 1:2:1। ये अनुपात यानी इस अनुपात में जीन प्ररूप अनुपात प्राप्त होता है। यहाँ पर आप कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी देख सकते हैं। इस प्रकार ये दूसरा नियम होता है। तीसरा नियम देखिए, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इसके बारे में बात करते हैं। वैसे इसके बारे में पिछले क्वेश्चंस में आपने देख लिया भी है, फिर भी एक बार और देख लेते हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या कहता है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इस नियम के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों में क्रॉस यानी संकरण करवाया जाता है तो समस्त लक्षणों की वंशागत स्वतंत्र रूप से होती है। वंशागति जो होती है वो स्वतंत्र रूप से होती है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। ठीक है। जब समयुग्मजी पीले गोलाकार बीजों वाले पौधों को समयुग्मजी हरे झुर्रीदार बीजों वाले पौधों से संकरण कराया जाता है तो F1PD में तो विषम युग्मजी गोलाकार लक्षण प्रकट होते हैं, झुर्रीदार व हरा लक्षण अप्रभावी रहते हैं, इसलिए ये प्रकट नहीं होते हैं। F1PD में परस्पर स्वपरागण कराने पर F2PD प्राप्त होती है, जिसमें फिनोटाइप यानी लक्षण प्ररूप तो हमें प्राप्त होता है 9:3:3:1 और द्विसंकर क्रॉस भी इसको कहते हैं। इसे हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, देखो 9 तो पीले गोल, 3 झुर्रीदार पीले और 3 हरे गोल और 1 हरा झुर्रीदार। इस प्रकार अनुपात क्या प्राप्त हुआ अपन को, लक्षण प्ररूप अनुपात 9:3:3:1। ठीक है, आगे चलते हैं तो जीन प्ररूप देखते हैं। इसका जीन प्ररूप प्राप्त होता है 12:24:12:12:1। ये आप लोगों को मैंने याद करने की ट्रिक बता दी और लक्षण प्ररूप आपको प्राप्त हो ही गया 9:3:3:1। इस प्रकार मेंडल ने जो आनुवंशिकता के नियम दिए, प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम और पृथक्करण का नियम, तीनों नियम कंप्लीट होते हैं। पहला प्रभाविता का, दूसरा पृथक्करण का, तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये तीनों नियम कंप्लीट होते हैं। तीनों नियम पहले वाले प्रश्नों में भी आ चुके थे, इसलिए अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। इस प्रकार इस चैप्टर के सारे प्रश्न होते हैं कंप्लीट। सारे प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को इस वीडियो के अंतर्गत मैंने प्रोवाइड करवा दिए हैं। फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो
वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये प्रश्न हमारे समझ में नहीं आया है, तो उस प्रश्न का जो आप लोगों की प्रॉब्लम होगी उन प्रश्नों को फिर से मैं एक बार और वीडियो बना के समझा दूंगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये बताने के लिए आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर अच्छा लगता है तो वेरी नाइस कमेंट करें, और आप लोगों की समस्या कोई है तो उसको भी आप साथ में कमेंट करिए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करो, अपने दोस्तों को बताओ कि इस चैनल पर 10th क्लास के सॉल्यूशन वीडियो भी अवेलेबल होने लग गए हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी किसी और अलग चैप्टर के प्रश्नोत्तरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.